ज़िलाना साहब इस वक्त मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा है उसी के लिहाज से, एंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि वी आर सो वेरी डिवाइडेड। और जो हमारे मुक़्तदिर इदारे हैं वो झूठ को ऐसे पेश कर रहे हैं कि लोग जब कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो हर इंसान का जो रुझान है या जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो एनालिसिस के बाद अपना नतीजा अख़ज़ करता है, जो कि उसी के ख़यालात को तक़वियत देता है। जनाब फ़याज़ ज़िलाना साहब बैकग्राउंड जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ हुआ करते हैं। अगेन आज क्योंकि मुझे भी आप लोगों ने हौसला दिया, अल्लाह करे कोई एक भी कॉलर ऐसा ना आए। मैं चाहूँगी कि आप ही लोगों की कॉल्स हों और प्रोग्राम को 25 मिनट तक हम आगे लेके चले, 20 मिनट तक आगे लेके जा सकेंगे। कॉल आपकी होगी और सवाल आपका होगा, जवाब फ़याज़ ज़िलाना साहब का होगा। मैं थोड़ा सा एनालिसिस दे लूँ। फ़याज़ ज़िलाना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तो ब्लड प्रेशर तो मेरा तो बड़ा हाई भी नहीं है, बस पता नहीं क्या हो गया, मैं तो गुम हो गई हूँ। क्या मसला बन गया था? मुझे गड़बड़ी आपने कहा है कि गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि गड़बड़ी हुई क्या थी। गड़बड़ी कुछ भी नहीं। आज के प्रोग्राम में पहले मेरे साथ जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब थे, फिर जनाब अजीम मियाँ साहब थे, दोनों इंतहाई ग्रुप्स में। और अजीम मियाँ साहब अपने लिहाज से आपको पता है कौम सच और झूठ सुनने के बाद अपनी अपनी राय कायम किए हुए है। तो अब हम मुसलमान होने की बजाय फ़िरके के साथ हैं, पाकिस्तानी होने की बजाय हम पार्टी होल्डर्स हैं, हम लीडर होल्डर्स हैं। हमारा अलमिया ये है, मैं तो यही एनालाइज कर चुकी हूँ। और लोगों को जब झूठ बताया जाता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे और आपके बच्चों के साथ जब हम झूठ बोलेंगे तो बच्चे अपने लिहाज से एनालाइज करते हुए अपनी राय निकालते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट, यानी विदाउट एनी डायरेक्शन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये हमारा अलमिया है। जी फ़याज़ ज़िलाना साहब, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा आप ही अहाता कर दीजिएगा कि आज जजेस की तनख्वाहों में 20% तक इजाफ़ा, उनकी मरात आगे ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? असल में ये तो जो होता है ना, भागते चोर की लंगोटी से ही, ये मैं इसहाक डार साहब और उनकी शहबाज शरीफ साहब की जितनी टीम है उनको ये पता है कि हम जो है ऑन रन है, भागने पे हैं। तो भागते हुए वो कहते हैं कि सादिक सिंधरानी चेयरमैन सेनेट जो हैं उनको भी इख्तियारात सारे मिल जाएं और अपने भी जो इन्होंने 21 अरब देने के लिए इनके पास नहीं थे इलेक्शन के लिए, लेकिन कोई 260 अरब रुपया अब तक जो MNAs को और सेनेटर्स को तकसीम कर चुके हैं ताकि वो अपने हलकों में जाके लोगों को खंबे पिकवाएं, चाहे बिजली लगे या ना लगे। लेकिन सुई गैस के पाइप जो हैं वो इनके हलकों में मुख्तलिफ इलाकों में जाके वो फेंक देते हैं। उससे ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस पूरे गाँव को गैस मिलेगी। बाद में चाहे गैस मिले या ना मिले तो उस गाँव के वोट पक्के हो जाते हैं। जिस इलाके में जिस जगह बिजली लगवानी है वहाँ बिजली के खंभे फेंक दिए जाते हैं और ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि बिजली लग जाएगी यहाँ, तो वो पूरे गांव के वोट पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए फिर इन्होंने इलेक्शन में अखराजात इतने करने होते हैं, इस तरह का सिलसिला बनाया हुआ है। और पंजाब में किसे नहीं पता कि पाकिस्तान भर में मजमूई तौर पर और पंजाब में तो माशाल्लाह इंतहा इन्होंने की हुई है करप्शन की। सिंध तो एक अलग लेवल है ना सिंध वालों का, तो लेकिन पंजाब में ये है कि कहीं भी कोई तरक्याती काम होता है तो उसमें क्लियर कट जो है वो कट होता है। जो मुतलका MNA या MPA जो ग्रांट लेके आता है उसका कट होता है ठेकेदार के साथ। सड़क बनानी है उसमें भी कट होगा, कोई वाटर सप्लाई स्कीम लगानी है उसमें भी कट होगा, बिजली लगनी है उसमें भी कट होगा। तो ये सारे काम, फॉर एग्जांपल बिजली में जितने SDO वापडा या एक्सीन वापडा होते हैं उसमें सबसे महंगी पोस्टिंग जो होती है वो SDO डेवलपमेंट और एक्सीन डेवलपमेंट की होती है, क्योंकि डेवलपमेंट में एक्सटेंशन होती है, नए खंबे लगते हैं, नए इलाकों में बिजलियां लगती हैं, तो वो उनके हाथ में पैसा होता है। जो आम एक्सीन या SDO होता है ना, जो बिजली सप्लाई वाला होता है, वहाँ कोई लगने के लिए आम सा कोई इंतहाई शरीफ किस्म का SDO होगा कि वो छोटी मोटी चोरियां कहीं से करेगा, कटौतियां, उसके वर्कर नीचे लाइन मैन जाएंगे और वो वहाँ से बिजली चोरी करेंगे और वहाँ से उसे थोड़े बहुत पैसे आएंगे। लेकिन डेवलपमेंट में मोटा माल होता है, तो जितने ये सिफारशी होते हैं वो एक्सीएन डेवलपमेंट, SC डेवलपमेंट और SDO डेवलपमेंट लगते हैं जहाँ नई बिजलियाँ लगती हैं। इसी तरह हमारे यहाँ अभी क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, एक पागल था जो एहतिसाब के नारे लगाता था और इंसाफ की बातें करता था, उस पागलपने की इंतहा ये थी कि उसने 155 MNA से इस्तीफे दिलवा के वो घर जाके बैठ गया और अब तो शायद घर भी अकेला बैठा हुआ है, बाहर बंदा कोई नहीं है। अगर वो 155 कौमी असम्बली में आज मौजूद होते तो यकीनन ये इस तरह की इसहाक डार साहब को खुली छुट्टी ना मिलती। लेकिन
ये जो इमरान खान के हक में लोग बोलते हैं वो सिर्फ उसके हक में बोलते हैं, साथ साथ उसकी गलतियों की निशानदेही नहीं करते। मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि आप टेलीफोन नंबर आपने मेरा दिया हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और मुझे खुशी की बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात को पसंद करते हैं कि आप इमरान खान को सही रास्ते पे कहते हैं कि इमरान खान इज़ बेटर देन अदर टू, नवाज शरीफ एंड जरदारी से बेटर है। लेकिन आपकी अच्छी बात यह है कि आपके चैनल पे, आपके रेडियो पे, आपके टेलीविजन पे, ई आवाज़ पे और 770 AM पे आप इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं। इसको जब लोग तारीफ करते हैं इस बात की कि हाँ इमरान खान पे तनकीद की जानी चाहिए, तो मैं उन्हें पॉजिटिव माइंडेड PTI के लोग कहता हूँ कि जो ये समझ आंखें बंद करके बिल्कुल अंधों की तरह किसी लीडर के पीछे नहीं चलने वाले। और हमारी कोशिश भी यही है कि हमारी कौम, हमारी इस्लाह मजमूई तौर पर उस वक्त होगी जब हम अंधों की तरह चलना छोड़ देंगे। अब नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, तो नवाज शरीफ साहब से पूछें कि आपने फलां फलां गलती की है, उनसे पूछें कि आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप लिख के गए थे, आप वापस क्यों नहीं आए? आप दुबई फिर रहे हैं, सऊदी अरब फिर रहे हैं, पूरा यूरोप आपने फिर लिया, स्विट्जरलैंड तक चले गए, आपकी सेहत ठीक है, आप मौज मेला मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि आपने आते हुए क्या क्या मगरमच्छ के आंसू आए थे, और अभी आप क्या जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं हम पे। अब पाकिस्तान में जो है इंटरेस्ट रेट आज जो है 22% पे चला गया है। अजीब ड्रामे करते हैं। अब ताज़ा तरीन एक और वारदात जो इसहाक डार साहब ने की है, 1 जुलाई से वो अनाउंस करने लगे हैं कि जी हम मौलाना फजल रहमान और जो मजहबी लोग थे उनसे वादा इन्होंने किया हुआ था कि हम बैंकिंग इस्लामी करेंगे। तो अभी ये 4 नई इस्लामी सेविंग सर्टिफिकेट जो है, कौमी नेशनल सेविंग सेंटर जो हमारा कौमी मरकज़ बचत है, उससे 1 जुलाई से गवर्नमेंट 4 नई सेविंग स्कीम्स अनाउंस करने लगी है। और उन सेविंग स्कीम्स में जो शरह मुनाफा होगी वो 12.84 से लेकर 20.80 20.80% तक की शरह मुनाफी होगी। अब कौन सा ऐसा शरह मुनाफा होती है जो फिक्स्ड हो? फिक्स तो सूद होता है, तो आप उसका नाम भी इस्लामी सेविंग सर्टिफिकेट रखने लगे हैं, और आप उलमा हज़रात को की आंखों में धूल भी झोंकना चाहते हैं, पूरी कौम को भी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अजीब काम है इनके। लेकिन ये जाते जाते जितने काम कर रहे हैं ये सारे बुखलाहट में कर रहे हैं, अफरा तफरी में कर रहे हैं, और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस है, लोग समझते भी हैं, हमारे जैसे लोग बोले भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी पाकिस्तान की एक बड़ी जो मेजॉरिटी है वो अभी तक नाखानदा है, वो अभी तक देहातों में है। 250 मिलियन में से शायद कम ही लोग होंगे जो इस बात को समझ सकेंगे कि इसहाक डार साहब ये जाते जाते जो चालाकियां कर रहे हैं, जो जाते जाते जो अजाब हमारे ऊपर जो है महंगाई के बम गिरा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। हम लोग तो बिरयानी की एक प्लेट पे और एक कीमा नान पे हम अपना वोट दे देते हैं, बाकी बातें तो बहुत दूर की हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सारी बातें की, और मुझे लगता है ये इस्लाम और रिलीजन तो सब ढकोसला है, और सूद से पाक मुआशरा, हालांकि हर चीज़ सूद की सतह पे ही चल रही है वहाँ पे। और आपने ये सेविंग स्कीम का जब जिक्र किया कि 12.84 से 20.80% तक इंटरेस्ट अब, और ये फिक्स है तो 100% सूद है, 100% सूद है। मेरे सर आपसे सबसे बड़ा किसी को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ हैं, वो बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि हम गलत कह रहे हैं। ISPR बराह रास्त इन्वॉल्व है, जबकि आपके जो मुख्तलिफ सहाफ़ी जिनकी बातों को आप कुरान के हरूफ की तरह से समझते हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि 9 मई का वाक़या किसी और ने करवाया था। मगर इसके बारे में आप फरमाइए कि ISPR कुछ और कह रहा है, क्या कहेंगे? ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने सीधा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने अखज़ क्या किया। मेरे ख्याल में तो मैं पहले तो उन्हें जो है अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हमारे DG ISPR हैं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद मैंने इससे पहले भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी हैं, लेकिन पहले हमेशा दबे होते थे। पहली दफ़ा बाकायदा खुल के DG ISPR लगे हैं, अच्छे बोले हैं, चीज़ें और बातें उन्होंने बहुत गलत की हैं, काफ़ी उसमें अच्छी भी थी, गलत भी थी, लेकिन कम अज़ कम वो DG ISPR लगे हैं। कम अज़ कम लगा है कि वो जो तैयारी करके आए हैं वो उन्होंने डिलीवर किया। 2-4 मुश्किल क्वेश्चन किए थे, ओवरऑल हमारे जर्नलिस्टों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे किए, बल्कि क्रेडिट सारा अच्छे क्वेश्चन करने का जो है वो हमारी जो फीमेल रिपोर्टर्स थी उनको जाता है। सबसे पहले गजाला नौरीन ने क्वेश्चन किया, उसके बाद एक और उनके साथ बैठी हुई थी, उसके बाद एक और 3 जो हमारी ख़वातीन रिपोर्टर्स थी, उनके पहले 3 क्वेश्चन ही इतने ज़बरदस्त बाउंसर थे DG ISPR के लिए
कि उसके बाद बल्कि कई जर्नलिस्टों ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन लड़कियां हैं जो इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछ रही हैं DGISPR से। उसके बाद बाकी मेल रिपोर्टर जो हैं उनको भी हौसला हुआ और उसके बाद फिर एक के बाद एक ने ताबड़तोड़ हमले किए, अच्छे बाउंसर मारे उन्होंने और अच्छे DGISPR ने वेल लेफ्ट किए, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं कहीं फंस गए। अब वो फंसने वाली बात जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ही है कि सीधी सीधी जो वो कहते हैं वो सुबह अखबारों में हेडलाइंस लग जाती हैं, वो लग गई। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने एक जो बात की थी कि सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार है और अगर अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका गया तो बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा, ये जो है। अब वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि अंदरूनी इंतशार था। अंदरूनी इंतशार कैसे पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा? दौरान गुफ्तगू उन्होंने ये भी कहा कि बयानियां बनाने वालों ने हमारी बहनों, बेटियों, बीवियों, हमारे घर वालों तक पहुंच गए, उनका माइंड बना दिया उन्होंने कि हाँ, आर्मी की तनसीबात पे हमला करना इज ओके। हम तो ये समझ रहे थे कि आपने जब वो मिली नगमे बनाए थे DGISPR साहब कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमने तो समझा आप दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई और पढ़ा गया। हमारे बच्चों को और हमारी बीवियों को और बेटियों को हत्ता के उनको आपके मुताबिक ये है कि कोई और पढ़ा गया और ये पढ़ा गया जो बड़ा गलत सबक था वो पढ़ा गया। इसका मतलब है आपकी नाकामी हुई वहाँ, आप ये नाकामी तस्लीम कर रहे हैं, एलानिया नहीं तस्लीम कर रहे, वैसे आप मान रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात जो की, उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को रोकना हो तो उसके कई तरीके होते हैं और आखिरी हद तक जाए बगैर रोका जा सकता था। कई मकामात पर रोका भी गया, लेकिन जिनको हमने बरतरफ किया है वो रोक नहीं सके थे, इसलिए उनके खिलाफ जो है कोताही उन्होंने बरती है, तो उन्हें हमने मुलाजमत से निकाल दिया। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 3 मेजर जनरल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी। नाम नहीं बताया जा रहा, वो सिक्रेसी होती है उनकी, लेकिन नाम तो आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसमें पिंडी वाले भी, पिंडी के भी हैं, लाहौर के भी हैं, जहाँ जहाँ ये तनसीबात पे हुआ है। अब एक तरफ आप ये मान रहे हैं कि जी कोताही हुई है और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आर्मी के उस दिन 9 मई में एक्टिव कौन लोग थे? या आर्मी वाले थे जिन पे अटैक हो रहा था, उन्हें एक्टिव होना था। उनकी आपने कोताही तस्लीम कर ली कि उन्होंने कोताही की, उनकी गफलत हुई उनसे, वो नहीं रोक सके या उन प्लान नहीं कर सके और ये सारा कुछ हो गया। उनको तो आपने उनके खिलाफ उनको सजाएं तक सुना दी आपने, ठीक है, अच्छा किया। दूसरी उसमें पार्टी थी जो अटैक करने वाले थे, जो मुजाहरा करने वाले थे, आपने उनको पकड़ा हुआ है, 3-4 हज़ार पकड़े हुए हैं, जिनमें से 102 जो हैं वो आर्मी के पास हैं, जिनकी आज लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने जो अंदर दाखिल हुए, ट्रेस पासिंग की और ट्रेस पासिंग के बाद तोड़ फोड़ जो की उन्होंने, वो सारे कसूरवार हैं। जो दरवाजे के बाहर बैठे रहे, जिस तरह यास्मीन राशिद को आपने कहा जी कि प्रूफ नहीं मिला, वो स्पीकर पे कह रही थी कि वापस आ जाएं, यास्मीन राशिद को आपने घर भेज दिया और कई लोग भेज दिए, लेकिन वहाँ भी बेइंसाफी हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर 2 बंदे बैठे हुए थे MPA, एक MPA थे मुराद रास और एक और MPA थे लाहौर के, जो दोनों बैठे हुए थे। उमर सरफराज सीमा भी थे, वो उस्मान अकरम भी MPA हैं जो महमूद रशीद के दामाद हैं, और मुराद रास भी MPA हैं। दोनों कोर कमांडर हाउस के बाहर इकट्ठे बैठे हुए थे, एक फ्रेम में है, फोटो में कि एक फ्रेम में है दोनों। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आज़ाद हो गया, नेक पाक हो गया, साफ हो गया, वो बाहर फिर रहा है। दूसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, डटा हुआ है, उसे आपने आर्मी कोर्ट, उसे आर्मी ट्रायल में जो 102 बंदे हैं उसमें मियां उस्मान अकरम को आपने पहुंचा दिया। ये क्या इंसाफ है? चलें, आपने एक पकड़ लिया। एक और तीसरी पार्टी थी उस दिन 9 मई में, तीसरी पार्टी के बारे में मुकम्मल खामोशी आपने की हुई है। मैं समझता हूं कि आपने ये खामोशी इरादतन की हुई है और ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं रहनी। तीसरी पार्टी थी पंजाब इंतजामिया, तीसरी पार्टी थी फेडरल इंतजामिया, तीसरी पार्टी थी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तीसरी पार्टी थी IG पंजाब, तीसरी पार्टी थी पंजाब पुलिस, पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी कैबिनेट। ये तीसरी पार्टी के बारे में अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? क्यों कि आप ये समझते हैं कि आर्मी वाले आपके जो लोग जिनको आपने सजाएं दी हैं कि उन्होंने कोताही की है, जिन्होंने अटैक किया या जिन्होंने ये सारा काम किया, उनको तो आपने पकड़ा हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरी पार्टी के बारे में क्यों खामोशी है? क्या आप स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं कि एक एक करके सबसे निपटा जाए? पहले आपने अपने घर में सफाई की ताकि बाहर ये तासुर बने कि देखें इन्होंने तो अपने बंदे नहीं छोड़े, अच्छी बात है, ठीक है, आपने अपना कर दिया। अब आप उनके खिलाफ जो PTI के लोग हैं या PTI के हमदर्दगान हैं या उस दिन जो निकल आए बाहर इश्तिहाल में आ गए और उन्होंने किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन तीसरी पार्टी को ना भूलें, उनकी सबसे ज्यादा कोताही उनकी है। लिबर्टी चौक से जब चले, आर्मी के एरिया में दाखिल होने तक, कैंट के एरिया में दाखिल होने तक, या जहाँ वो रहते थे अपना कोर कमांडर साहब, उनके घर के एक एरिया, मखसूस एरिया पे उनकी पिकेट्स लगी होती हैं। उससे पीछे तो उनकी पिकेट्स नहीं होती, उसके पीछे तो पंजाब पुलिस की पिकेट्स होती हैं। तो पंजाब पुलिस को क्यों आप, क्या आप ये करेंगे कि पहले
अपने आर्मियों बंदों के खिलाफ की, फिर पीटीआई वालों के, फिर मुस्लिम लीग नून की बारी आएगी। और क्या यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब कनाडा फोन करके अपने भाई से पूछ रहे हैं कि वीजा कितने दिनों में लगता है कनाडा का? क्या राना सनाउल्लाह साहब अपने पासपोर्ट पे इसलिए जो है उन्होंने, उनके भाई कहाँ रहते हैं यहाँ पे? उनके भाई यहाँ रहते हैं, हफीजुल्लाह खान साहब, एंड ही इज डाउन टू अर्थ पर्सन, He's a fine man. जेंटलमैन है। और बहुत अरसा भाई के साथ उनकी बातचीत तक नहीं थी, क्योंकि वो इनके चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। और बताया जाता है कि उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। हफीजुल्लाह खान नाम है उनका, मारकम में रहते हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने फोन करके माजिद भाई की बातें खिल गई हैं मारकम का नाम सुन के। माजिद जमाल साहब के करीबी कहीं रहते होंगे। आपको तो राना सनाउल्लाह ने वैसे ही कत्ल करवा देना। आपको तो तहरुल कादरी साहब के बंदों को भी कत्ल कराया था, आपको भी कत्ल करवा देगा राना सनाउल्लाह। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं करते। कत्ल का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करते नहीं, हमारे वो माजिद भाई कैनेडियन मीडिया में कत्ल का वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते, हम नहीं करते। ये मजाक में आप कर रहे हैं, हम सीरियसली ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कनाडा का वीज़ा का पता करना शुरू कर दिया है। उम्रे पे गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं, और मे भी हज के दौरान ही, अगर तो ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, और इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद अगर ये पीटीआई वालों को ठंडा करने के लिए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि उस दिन कोताही मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने भी की है। अगर चीफ अपने हमारे आर्मी चीफ साहब उस दिन कोयटा गए हैं, जो उन्होंने वहाँ गुस्से में जो बातें की हैं, हालांकि उनसे वहाँ सिर्फ इतना पूछा गया था कि मास्टरमाइंड जो हैं इस 9 मई के वाक़यात को, उनका क्या किया जाएगा, तो सीधी कोई बात, इमरान खान का नाम किसी ने नहीं लिया था, पीटीआई का किसी ने जिक्र नहीं किया था, जनरल बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इंतहाई गुस्से में कहा था नो मर्सी। उसके बाद 2-3 और जगह पे जहाँ भी उनसे बात हुई है किसी लोगों की, उन्होंने कहा नो मर्सी। अगर ये नो मर्सी का फार्मूला आर्मी के लोगों के खिलाफ आपने साबित कर दिया कि नो मर्सी है, ठीक है, आपने नो मर्सी का फार्मूला अगर पीटीआई वाले या उस दिन जो बलवाई थे, जो हमला कर रहे थे, जो भी कर रहे थे हल्ला गुल्ला और हंगामा राई, और जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पे या आर्मी की इमारतों पे या आर्मी के अफसरान के घरों पे हमला किया, उनके खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हैं कानून के मुताबिक, जो भी आपको इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट अगर आर्मी ट्रायल में इजाज़त देती है तो आर्मी में कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त देती है कि नहीं आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता, उनका सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ से उनको सज़ा दें, और इतनी सज़ा दें जितनी कायदे कानून में मौजूद है, उसमें एक रत्ती बराबर भी कमी ना करें। लेकिन क्या आप उसके बाद इस तीसरा जो इस वक्त जो बातें जिनकी खिली हुई हैं, जो इस वक्त डंगोरे अपनी कामयाबी के डंगोरे बीट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई तो गलियाँ सुंजियाँ हो जाएंगी और उसके बाद दरमियान में फिर मिर्ज़ा यार फिरेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पीटीआई के, आपको ये भी पता है कि मकबूल तरीन जमात है, और पीटीआई के लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए, और जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप तीसरे और आखिरी मरहले में क्या मौजूदा हुक्मरान जिन्होंने उस दिन कोताही की, चाहे वो पंजाब के हुक्मरान थे, चाहे फेडरल थे, या चाहे केपीके के मौजूदा हमारे केयर टेकर हुक्मरान थे, जहाँ जहाँ वहाँ हमले हुए, क्या उन सब के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अगर आप किसी एक भी फरीक को बचा देंगे तो आप समझेंगे कि आप जानबदार हैं, और लोग आपको नहीं बख्शेंगे, लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान की मीडिया को दबा लेंगे, लेकिन बाहर बैठे हुआ मीडिया कैसे दबेगा? मीडिया नहीं दबेगा, सोशल मीडिया कैसे दबेगा? सोशल मीडिया को भी दबा लेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कैसा दबेगा? लेकिन इस सारे के दौरान नुकसान हमारा हो रहा है, हमारा इमेज ख़राब हो रहा है एज ए नेशन, और आपका ख़राब हो रहा है एज ए पाकिस्तान आर्मी, और हमारी जो मुख्तदर हल्के हैं उनका ख़राब हो रहा है, हमारे जजेस का इंप्रेशन और इमेज ख़राब हो रहा है कि उनको बारे में अब लोग कहते हैं कि वो जस्टिस नहीं है बल्कि जस्ट ठुस हैं, कि वो ठुस कर चुके हैं। रोज़ाना बड़ी बड़ी बरके मारते हैं, रोज़ाना उसकी हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में केसेस की। पंजाब में और केपीके में इलेक्शन के केस का जो मजाक बना था, उससे बड़ा मजाक अब मिलिट्री ट्रायल वाला इस केस का बन रहा है कि रोज़ाना सिर्फ बड़कों के अलावा सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं निकलता, कोई वो हतमी फैसला किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, कोई रास्ता नहीं दिखा रहे, कोई रोशनी की किरण नहीं दिखा रहे कौम को। क्यों? कि लोगों ने अगर किया है तो उसका अगर आर्मी ट्रायल का अगर गुंजाइश होती तो इससे पहले आपको एपीएस के वक्त 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए इजाज़त थी, उसके बाद ये इजाज़त नहीं थी। अगर इस दौरान कोई 1, 2, 3 केस इस तरह किसी हुकूमत को नहीं पता चला या किसी ने तवज्जो नहीं की, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल सोए रहे, तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उन लोगों का कसूर है, या उनको वकील नहीं फराम किए गए, या उस वक्त अटॉर्नी जनरल सोए हुए थे, उस वक्त की गवर्नमेंट सोई हुई थी। लेकिन आज अगर पूरा पाकिस्तान इस बात पे बजिद है और इस बात पे जायज़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इतनी हमारी पटिशन्स हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है डे टू डे, और पाकिस्तान के टॉप नॉच वकील इस पे रोज़ाना बहस कर रहे हैं, तो आज फैसला हो जाना चाहिए कि विदाउट एनी रीज़न किसी सिविलियन का केस
आर्मी के ट्रायल में नहीं, आर्मी की जो कोर्ट होती है उसमें नहीं उसे ट्रायल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फयाज विलाना साहब। अब मैं 3 या 4 कॉल्स लूँगी, सवाल आपका होगा, जवाब फयाज विलाना साहब का होगा। स्टूडियो का नंबर 4166201778, 416-620-1778 हमारे स्टूडियो का नंबर है। बिल्कुल आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं और फयाज विलाना साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफा जी, नमस्कार, कैसी हो आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मेरा नाम हिरेन है आरिफा जी, और मेरा सवाल तो नहीं, बट मेरा एक जस्ट सजेशन है, क्योंकि डिस्कशन सुनता हूँ तो मैं सर आप अपना सजेशन जल्दी से दे दीजिएगा। जल्दी जी। ऑफिशियल नाम पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, राइट? तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप इस्लाम पे चले पूरा कंप्लीट, और रिपब्लिक निकाल दे, कंप्लीट इस्लाम पे चले, क्योंकि इस्लाम और डेमोक्रेसी का क्लैश होता है। अगर आप डेमोक्रेसी पे चलना चाहते हैं तो वो इस्लाम से टोटली अगेंस्ट। गलत इस्लाम में डेमोक्रेसी, आपको क्योंकि रिलीजन का नहीं पता, इसमें बजाय इसके कि फयाज विलाना नो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपका सवाल आगे लूंगी, बट मैं जैसे आपका जो रिलीजन है ना, मुझे उसके बारे में नहीं पता। आप इस्लाम में फुल डेमोक्रेसी है, आप गलत कह रहे हैं। आरिफा जी मेरी बात तो सुनो। ये टीडीपी वाले जो हमला करते हैं उसका वन ऑफ द रीजन वो वही बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते ही नहीं है, राइट? सर पॉलिटिकल गेम्स के बीच में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिलीजन को मत लेके आइएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आई रिस्पेक्ट यू। आरिफा जी रिलीजन का तो मेंशन आप ही लोग करते हो ना हर एक डिस्कशन में। मेरी जान के टोटे प्लीज डोंट मेंशन इस्लाम के बीच में, जब आपको मालूम ही नहीं है। इस्लाम में तो डेमोक्रेसी है, हु सेज कि इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि ये रिपब्लिक और इस्लामिक वो टोटली कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप पूरा इस्लामिक पे चलोगी तो आपका आधे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे पाकिस्तान के। मेरा नहीं, हम इस्लाम और डेमोक्रेसी इकट्ठा चलता होता है। ये लोग बैड हैं, ह्यूमन माइंड इज बैड। बराक ओबामा ने इंडिया के बारे में क्या कहा है, यू नो दैट? हम आज तक स्टैंड नहीं ले सके, हमारा अलमिया ये है। जी अब बात कीजिएगा, और अब आपकी बात का जवाब फयाज विलाना देंगे। आप मेरी जान, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिलीजन का जब नहीं पता तो डोंट से कि डेमोक्रेसी नहीं है। आरिफा जी मैं तो बोल रहा हूँ कि आप रिलीजन, आप होली क्यों बैन किया मुझे बताओ? क्या बैन किया ना? इस्लामिक पे बैन किया ना। होली जो बैन किया वो इस्लामिक पे, इस्लामिक आइडेंटिटी के खिलाफ है होली, तो होली सर आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में होली होती है, आप गलत कह रहे हैं। नहीं वो ठीक आरिफा जी लेट हिम फयाज विलाना को जवाब लो, फिर आप जवाब देना। मैं मेरी पहले बात को कंप्लीट करना, छोटी बात है, मैं तुरंत कट कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि आप होली भी बैन करो, आप दिवाली भी बैन करो, आप क्रिसमस भी बैन करो, कंप्लीट इस्लामिक आइडेंटिटी पे चलो जैसे सऊदी अरेबिया अब तक चला है, राइट? मेरा कहना ये है, दैट्स इट। जी हेलो। हाँ जी बताइए अब। अच्छा, नहीं वो जो साहब बात कर रहे थे, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है। हाँ, हमारा काम है कि हम उनकी बात सुन लें, अपना जवाब दे दें। थैंक यू भाई, आपने कॉल की। वो कह रहे हैं कि इस्लामी रिपब्लिक, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान जो है ऐसे इस्लामिया करें या जमहूरिया करें। उनका ख्याल है कि जमहूरियत जो है वो इस्लाम में उसकी नहीं है। इस्लाम में जमहूरियत इससे बड़ी और क्या होगी कि जब हज़रत उमर से पूछा गया कि आपने ये कुर्ता कैसे पहन लिया, तो उसने आम पब्लिक में पूछा था और वहाँ फिर उन्होंने सवाल जवाब किए थे। इसके अलावा भी हमेशा मुशावरत होती है, और इस्लाम में मजलिस शूरा का जो वर्ड है वो शूरा एक जमात होती है जो अकाबरीन की जमात होती है, जहाँ किसी भी अहम मसले पे बैठ के बात की जाती है, और जो शूरा का फैसला होता है वो फाइनल होता है, उसे हतमी फैसला कहा जाता है। कौमी असम्बली हो या मजलिस शूरा हो, सेनेट हो या मजलिस शूरा हो, कांग्रेस हो या मजलिस शूरा हो, ये जितने इदारे हैं ये बेसिकली जमहूरी इदारे हैं, और वहाँ हर बंदे की राय ली जाती है, और वहाँ जो फैसला अक्सरियत से होता है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो जो इनकी जो बात है वो इसलिए ये कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में हमारे यहाँ कुछ हमारे जो मजहबी ग्रुप हैं उन्होंने इंतहा पसंदी की इंतहा बिल्कुल की हुई है, ये ठीक कह रहे हैं। और ये जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों होली मनाई है वहाँ बच्चों ने, वहाँ होली मनाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें हुआ ये है कि सिर्फ जो वहाँ हमारे हिंदू मज़हब के बच्चे और बच्चियाँ थे उनको होली मनाने दी जाती, और उसमें अगर उनके दोस्त कोई शरीक होना चाहते हैं तो उन्हें भी होने दें बिल्कुल। लेकिन उसे आप यूनिवर्सिटी वाइड जब आप एक इवेंट बना के मनाएंगे जिसमें आप फिर बाकायदा कोई नहीं जाना चाहता तो उसको भी ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, तो फिर वहाँ तनाज़ात शुरू होते हैं। हमारे यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ
अक़वाम मुत्तहिदा में जब तिलावत की जाती है तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं जी कि यूनाइटेड नेशन में तिलावत की गई है। जब यहाँ रमज़ान में अभी पिछले कोविड के दौरान डाउनटाउन टोरंटो में एक मस्जिद में शाम को मगरिब के वक्त अजान जब लाउड स्पीकर पे इजाज़त मिली थी और अजान लाउड स्पीकर पे कोविड के दौरान होनी शुरू हुई थी, तो हम सब लोगों ने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे शेयर की वो अजान और बड़ी खुशी मनाई गई। पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तान थे और मुसलमान थे और पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस खुशी का इजहार किया कि जी टोरंटो में आज स्पीकर पे अजान हो रही है, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड यूके में अजान होती है स्पीकर पे, जहाँ जहाँ होती है वहाँ हम खुशी मनाते हैं। जब हमारा मज़हब इन लोगों के कंट्री में और इन लोगों की जहाँ मेजॉरिटी है और अक्सरियत है, वहाँ जब हमारे मज़हब की कोई बात होती है तो हम खुशी मनाते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू बच्चे और बच्चियों ने, जो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनको इतना ही हक हासिल है जितना किसी और मुसलमान शहरी को हासिल है, वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान के नहीं बन सकते, इसके अलावा वो पाकिस्तान में हर अहम ओहदा ले सकते हैं, हर अहम ओहदे पे जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राणा भगवान दास अभी कुछ चंद साल पहले तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इसके अलावा हमारी आर्मी में हैं, सिख हैं, पगड़ी वाले सिख जो हैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन हैं, उनको बाकायदा पगड़ी अलाउ की गई है कि वो सर पे पगड़ी बांध के आर्मी में सर्व कर सकते हैं। पुलिस में हमारे पगड़ी वाले लोग हैं पाकिस्तान में। तो अक़लियतों को इतने ही हकूक़ हासिल हैं, लेकिन ये इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात होते हैं, उससे बिल्कुल एक बदमज़गी पैदा होती है, उसके हम कंडेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में ना हो। अगर होली वहाँ हिंदू बच्चे मौजूद हैं उस यूनिवर्सिटी में तो उनका हक है, अगर हिंदू नहीं है और बाहर से आके कोई यूनिवर्सिटी में होली मनाएगा, वहाँ एतराज़ होगा कि भाई इसमें 1% भी अगर हिंदू बच्चा नहीं है तो फिर होली क्यों मनाई जा रही है। और अगर कोई सिख है और सिख अपना कोई त्यौहार मनाना चाहते हैं और स्टूडेंट हैं सिख, तो बिल्कुल उनका हक है मनाने दी जाए। और उनके अगर दोस्त शरीक होना चाहते हैं, हंसी खुशी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल हों। क्यों कि जब हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें वो लोग आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मिलाद के जुलूस होते हैं पेशावर में, पेशावर के लोग इस बात के गवाह हैं कि पेशावर में जब भी मिलाद का जुलूस निकलता है या मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो जगह जगह सिख भाई हमारे जो हैं उन्होंने सबीलें लगाई होती हैं, वो लोगों को पानी शरबत पिला रहे होते हैं, तो वहाँ तो हम खुशी का इजहार करते हैं। तो अगर ये करना चाहते हैं तो इन्हें भी करने दी जाए, मजहबी आज़ादी उन्हें दी जाए, लेकिन ज़बरदस्ती ना किसी को हिंदू को मुसलमान बनाने की कोशिश की जाए, ना किसी मुसलमान को हिंदू बनाने की कोशिश की जाए। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कॉलर से कि छोटा सवाल क्विकली, बिकॉज हम टाइम से बाहर निकल चुके हैं, तो छोटा सवाल एंड मौलाना साहब छोटा जवाब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आतिम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्वेश्चन करिए, अपने मौलाना साहब सुन रहे हैं आपका। जी मौलाना साहब, फयाज पटियाला साहब से मेरा क्वेश्चन यही है कि खुदारा आप पहले अपनी तहकीक किया करें, आपको कैसे पता चल गया कि उसने हफीजुल्लाह राणा सनाउल्लाह ने अपने भाई को फ़ोन किया? और दूसरा मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर किसी इम्पार्शल आदमी को लाते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल किया करें। ये स्पोक्समैन बना हुआ पीटीआई का, तो आप इसको पीटीआई का रहने दें। फयाज मिलाना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर। खामखा की बात ना करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कॉल किया, मैं जवाब दे दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। जी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। जी शुक्रिया बहुत बहुत मेरी कॉल लेने का। फिलहाल देखें, होता वही है कि जब हम वन साइडेडली, यानी कि अभी बात हो रही थी झूठ के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आर साहब आज बात कर रही थी। अब असल में होता ये है कि हम भी बज़ाहिर कह रहे होते हैं कि नहीं हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन लोग जो सुनने वाले हैं वो इतने यानी कि बेवकूफ़ भी नहीं है, ना ही इतने वो हैं कि कम अकल कि वो ये ना देखें कि बोलने वाला अपने अंदर की बात किस तरीके से कहने जा रहा है। ठीक है, किसी को अगर आपको मौका मिला है कि आप माइक पे बैठे हुए हैं तो बज़ाहिर कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से रिलेटेड अच्छा हो या बुरा हो उसको देखें। रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिटायर्ड लोगों को बुलाया जाता है, हालांकि मुझे हैरत होती है कि भाई रेडियो पे रिटायर्ड आर्मी के लोगों को बिठा के तबसरे कराने का और फिर हम जमहूरियत के ऊपर बात करते हैं। मुझे नहीं समझ आया क्या पाकिस्तान में करें या कनाडा में जो रिटायर्ड लोगों को बुला लिया जाता है, तो यही रिटायर्ड लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में 75 साल सारे वो गलत काम किए और लेक्चर दे रहे होते हैं कि आज इमरान खान बहुत अच्छे, इमरान खान। तो भाई इमरान खान उसी बूट की पैदावार है जिस बूट के थ्रू सारे आए हैं। तो हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आज जो तबाही या जो यानी कि नुकसान किया क्विकली सर, क्विकली जी, उसी इदारे का हुआ है कि जिसने उनको बिठाया था। तो अब
उस इदारे के ऊपर पूरे लोग सलाम पेश कर रहे होते हैं कि नहीं इसकी वजह से मुल्क चल रहा है। तो आज जिन्होंने किया है तो मैं कहता हूं उनको सजा मिलनी चाहिए और उन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो सियासतदान खामोश थे, हालांकि उसी को इनको सजा मिलनी चाहिए थी कि जिस बंदे ने पार्लियामेंट पर अटैक किया उसकी हिम्मत कैसे हो रही कि वो वजीर आजम के लिए उम्मीदवार बना बैठा हुआ, या आंखें बंद करके औरतें हो या मर्द हो फालतू की यहाँ पर बैठ के वो क्विकली सर, क्विकली रैप अप करें अपना सवाल। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वो जो पहले साहब कह रहे थे ना कि जी इन्हें कैसे पता चला कि राना सनाउल्लाह ने अपने भाई को फ़ोन किया है। भाई मेरे, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें आप जैसे ही दोस्त बता देते हैं जो उनके पास बैठे होते हैं। फैसलाबाद के किसी भाई ने ही बताया होगा ना भाई मेरे। हाँ, फैसलाबाद की आपको पता है कितनी आबादी है, और मैं कह रहा हूँ भाई ने फ़ोन किया है, भाई को तो किया है ना। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब कहें मैंने फ़ोन नहीं किया तो फिर बिल्कुल मैं माजरत करूँगा आपसे भी और राना साहब से भी। या हफीज़ुल्लाह खान साहब कहें कि मुझे फ़ोन नहीं किया भाई ने और वीज़े की इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो बिल्कुल मैं माजरत करूँगा। लेकिन खुदारा हमें हमारा काम करने दें, आप अपना काम करें। आपने जो एतराज़ किया बिल्कुल, और आपने कहा जी कि ये पीटीआई का नुमाइंदा, मैं पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, बार बार मान रहा हूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से इमरान खान बेटर है। लेकिन इमरान खान ने जो गलतियाँ की हैं, फ़रग होगी कि मैं ख़िलाफ़ हूँ, उस्मान बुज़दार के मैं ख़िलाफ़ हूँ, बाकी जितने लोग शहजाद अकबर उनके मैं ख़िलाफ़ हूँ। जिन इमरान खान ने जो गलत काम किए हैं मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि उसने गलत किए हैं। लेकिन इमरान खान इज़ बेटर दैन आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ। इमरान खान को एक फिर चांस मिलना चाहिए। इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की है। आप देख लें GDP उसे कितने पे मिली थी, कितने पे छोड़ के गया है, एक्सपोर्ट कितने पे थी, कितने पे लेके गया है, ट्रेड गैप कितना ज़्यादा था, कितना कम करके गया है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे, कितने पे लेके गया है। फिगर्स बोलते हैं भाई मेरे, और मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी के दौर में और मुस्लिम लीग के दौर में मैंने पाकिस्तान में रह के जर्नलिज्म किया है और उनके साथ मैंने दौरे किए हैं पूरे पाकिस्तान में भी और बाहर में भी। मैं उनको बहुत ज़्यादा करीब से देखता हूँ। वो 35 40 साल से जिन लोगों को हमने आजमाया हुआ है उन्हें दोबारा ना आजमाएं प्लीज़। वो आपको पता है क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है उनकी दौलतें कहाँ हैं। आपको क्योंकि आपका कोई डायरेक्ट फ़ायदा होगा उनके साथ, इसलिए आप तो कभी भी नहीं मानेंगे मेरी बात। लेकिन मेरी ये बात हमारी आम ऑडियंस के लिए है कि मैं इसलिए कहता हूँ इमरान खान बेटर है कि इमरान खान ने एक तो बाहर को जमाया, पाकिस्तान लेके गया है अपने, उसने पाकिस्तान से कमा के बाहर नहीं भेजा। हाँ, मैं इमरान खान के हक में हूँ, लेकिन मैं इमरान खान का ये ना पार्टी का कारकुन हूँ ना उसकी मेंबरशिप है। हाँ, जिस दिन मेंबरशिप ली उस दिन जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, ऐलान करूंगा कि आज से मैं जर्नलिज्म छोड़ रहा हूँ। और मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ कि जो जर्नलिज्म के लिबादे में पार्टियों को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो लोग पार्टियों को प्रोटेक्ट करते हैं वो इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते, और जो प्रोटेक्ट करते हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते, और जो पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं वो जरदारी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मैं तो डंके की चोट पे सबके खिलाफ बात करता हूँ। आपको जो पसंद आती हैं उस पर आप मुझे अच्छा कहते हैं, जो आपको पसंद नहीं आती उस पर आप गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना करें। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़ा सा डिफरेंस रखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानियों में बर्दाश्त पैदा करें, सुनने का हौसला पैदा करें। जब मैं कहता हूँ कि फ़लाँ काम नवाज शरीफ ने अच्छा किया था उस पर तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ फ़लाँ नवाज शरीफ ने काम गलत किया है उस पर आप आग बगोला हो जाते हैं। बर्दाश्त प्लीज़। बहुत शुक्रिया। क्विकली मैं फिर दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम हम बहुत कम है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले लूँ आपकी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्विकली। हेलो जी, क्या नाम है आपका सर? हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी आवाज़ आ रही है भाई साहब? जी जी, फरमाइए, क्या नाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मजहर है। जी मजहर भाई, क्विकली सवाल कीजिएगा। जी जी, सवाल ये है, मुझे पूछना है आपसे, जो भी है आए हुए, कि अभी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है कि मतलब में कोई बंदा वहाँ उमरा में गए होते तो वो मंगल ड्राइवर से मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आज़ाद हुए अल्लाह के हुक्म से, राइट, पाकिस्तान, लेकिन उससे पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था ना उस वक्त। तो वहाँ पे क्यों इंस्टेबिलिटी नहीं आई और पाकिस्तान में क्यों आई? तो ये उसमें बंगाली का भी बहुत ज़्यादा मतलब में कुर्बानियाँ थी, तो वो उसके मुताबिक बात कर रहे थे, तो वो बोले कि ये बहुत अजीब तरह से बताया गया था। आप उस पर थोड़ा सा तबसरा डालेंगे? और मजहर भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर जी, बड़ा शुक्रिया जी। इनका इशारा ये है कि वहाँ बांग्लादेश में क्यों इंस्टेबिलिटी, वहाँ स्टेबिलिटी आ गई है और हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी आ गई है। उसकी रीज़न्स हैं, बांग्लादेश के अपने हालात वाक़यात हैं और हमारे अपने हैं। वहाँ आर्मी की इस हद उस तरह इम्पॉर्टेंस नहीं है, और उस इम्पॉर्टेंस अगर है भी तो उसको उस तरह किसी ने कैश नहीं कराया। और दूसरा, फिर वो अलग हुए थे और उन्हें वहाँ एक बंगाली हैं, पूरे बांग्लादेश में एक ही कौम है, वहाँ टुकड़ों में नहीं बटे हुए।
पूरा बंगाल बंगाल ही है, और उन्होंने एज ए नेशन फैसला किया कि हमने तरक्की करनी है, मेहनत करनी है, और उन्होंने वाकई पेट पे पत्थर बांध के काम किया और अपने काम में जुट गए। वो ग्रुपों में तकसीम नहीं हुए। उन्होंने वहाँ आर्मी का उस तरह प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इंडिया, आपको पता है कि इंडिया उस वक्त जो मक्ती बानी और वो सारा जो सिलसिला हुआ था, उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को तंग नहीं किया कभी, उनकी तरफ वो सॉफ्ट कॉर्नर रखा। छोटे मोटे मसाइल तो उनके रहे हैं बॉर्डर पे, या वो बंगाल जो उनका बंगाल जो सूबा है उनका प्रोविंस है या स्टेट है, वहाँ थोड़े बहुत इश्यूज रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश को इंडिया ने तंग नहीं किया। हमारे साथ मुसलसल एट वॉर रहा है इंडिया, और फिर कश्मीर का हमारा एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस पे हम इतनी दफ़ा लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं, और मुसलसल हम हालत जंग में हैं। हमें वो अपना दुश्मन समझता है, और हमसे पाकिस्तान से खतरा है इंडिया को, तो इसलिए हमें अपना दिफाई बजट उधर डाइवर्ट करना पड़ा एक बड़ा पोर्शन। फिर हमारे उस दिफाई बजट और उस एटवार एक जंग की कैफियत में हर वक्त रहने की वजह से हमारी आर्मी की इंपॉर्टेंस एक बन गई। उस इंपॉर्टेंस का फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ हमारे कुछ आर्मी के हुक्मरानों ने। फिर हमारे कुछ हुक्मरानों की गलतियाँ थी, हमारे जो जमहूरी हुक्मरान थे उन्होंने ऐसी गलतियाँ की कि बार बार इन्हें इक़्तिदार संभालने का मौका मिलता रहा आर्मी के हुक्मरानों को, और जब आर्मी के आ गए तो वो फिर जो आता था वो उसने फिर अपना इक़्तिदार लंबा करने की कोशिश की। किसी ने 9 साल की, किसी ने 11 साल की, और किसी ने 13 साल की, सारे अपने अपने करते रहे। इस दौरान हमें नुकसान हुआ, और फिर उसमें अगला नुकसान हमारा 85 के बाद की जो हमारी गैर जदीद जमहूरियत थी हमारी, उसमें उसके बाद ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब आ गए। इन्होंने फिर जो बारियां बदलने का सिलसिला शुरू किया, इसमें इन्होंने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान का। तो बेसिकली एज ए नेशन हमने कहीं हमें उस तरह काम करने का मौका ही नहीं मिला जिस तरह बंगाली भाइयों को मिला। उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तरक्की की उन्होंने। वी आर हैप्पी फॉर देम। बहुत शुक्रिया। जी लास्ट कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्विकली सर अपना अब नाम बताइए, अपना सवाल कीजिए। सैयद बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि एक जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये तो खैर बहुत बुरा हुआ, अल्लाह मियां दुआ ही है कि अल्लाह मियां के असल हक़ाइक़ ले आए। तो इसमें हमें दो तरह की नहीं करना चाहिए कि जो एक थे जो जज्बात में चले गए और जो करने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि ISPR वगैरह जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जब किसी पार्टी के नाम लिए बगैर भी पार्टी कहा, तो इस तरह उनकी अपनी साख नहीं खराब होती कि बजाय इसके कि उसको अदलिया पे छोड़ दे कि हमारे पास प्रूफ है वो दे दें और अदलिया को और उनको फैसला करने दें कौन है। तो इस तरह पता चल जाएगा कि असल करने वाले कौन है, और एक जज्बात में, क्योंकि आप दोनों को एक साथ नहीं फांसी पे लटका सकते ना। तो एक बात। दूसरी बात ये कि 9 मई का वाक़या या हमारा जो पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे वो ज्यादा अहम है, जिसमें हमें यौम सिया मनाना चाहिए या उसके हम मतलब वो करना चाहिए। हमारे लिए कौन सी चीज़ है? ठीक है 9 मई भी है, लेकिन 9 मई में ज्यादा कुछ इस तरह नहीं है कि एक जो इस तरह किया गया है कि सियासी पार्टी के सरबराह के साथ, तो उसमें कुछ लोग जज्बात में है, कुछ ने उस मौके से फायदा उठाया, जैसे कि लियाकत अली खान के जलसे में उनको गोली मारी गई थी। तो ये मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये इनको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि असल बंदे कौन है। आप आगे कर दें कि तो इस तरह होता है कि एक पार्टी के लोग समझते हैं कि शायद हमारे सरबराह को कह रहे हैं, या ये तो अल्लाह जाने जब इन्वेस्टिगेशन अगर ओपन होगी। सर आपका बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी फयाज विलाना साहब। अच्छा, ये जिन साहब ने कॉल की थी, थैंक यू इनका। इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि सानिया जो सकूत ढाका का सानिया था वो भी बड़ा था और ये भी बड़ा है। सकूत ढाका का जो सानिया हुआ था उसके सर्कमस्टांसेस, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस जो थे, और उसमें वो बहुत बड़ा वाक़या था, अब भी हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा है और वो कभी ना भूलने वाला वाक़या है। 9 मई वाले वाक़े पे अभी सज़ाएं वज़ाएं हो जाएंगी जिन लोगों को जो सज़ा मिलनी है, और आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़े भी कर दिया है कि कोई सज़ाए मौत की हद तक या लंबी सज़ा वाला मामला नहीं है, कुछ छोटी मोटी सज़ाएं होंगी, 5 साल 10 साल जो भी होंगी, तो सिलसिला आगे बढ़ेगा इसको, और इसको लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन सकूत ढाका को तो कभी हम नहीं भूल सकते, वो वाकई बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन ये जो अभी हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था। कोई छोटा सा भी वाक़या ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये तासुर मिले कि हमारे जो इदारे हैं और हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं, और स्पेशली हमारे शुहदा हैं, और उनकी तस्वीरें अगर किसी चौक पे लगी हुई थी या कहीं किसी का कोई मुजस्मा लगा हुआ था, तो उस पर हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए था। उसमें कसूर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, और उसमें कसूर हमारी ओवरऑल हमारे इन्हीं रहनुमाओं का है। क्योंकि उस दिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस दिन जो लोग गुस्से में निकले हुए थे वो सारे PTI के ही थे। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मेंबर हो PTI का, आम शहरी भी हो सकते हैं और आम शहरी भी होंगे और हैं भी, उसमें थे भी। लेकिन हमारी तरबियत इस तरह होनी चाहिए थी कि हमें एहतजाज का तरीका पता होना चाहिए था कि हमने एहतजाज करना किस तरह है। जिस तरह उस दिन ये लाहौर कोर कमांडर के घर पे वो सारा एक मॉब वहाँ से चला गया, अगर उस दिन
लिबर्टी चौक पे वहाँ इनके जो पीटीआई के जो यास्मीन राशिद या जो भी लीडरान थे वो लिबर्टी चौक ही रुक जाते और कहते कि जो लोग चले गए हैं उन्हें भी वापस बुलाएं, यहाँ इकट्ठे होंगे और फिर फैसला करेंगे। और उस दिन अगर ये फैसला करके गवर्नर हाउस की तरफ चल पड़ते या चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ चल पड़ते और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जाके सिर्फ खड़े हो जाते, स्ट्रेस पासिंग भी ना करते, उसका दरवाजा अंदर भी ना जाते, उसके दरवाजा खोलने की तोड़ने की भी कोशिश ना करते, सिर्फ सामने खड़े हो जाते 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, तो 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उन्हें या रिजाइन करना पड़ता या ये कहना पड़ता कि भाई हमारे हैंड्स अप हो चुका है, मुझसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। हालात कंट्रोल करने के लिए जरूरी, हालात कंट्रोल से बाहर होने के लिए जरूरी ये नहीं होता कि आप तोड़ फोड़ करें, ये जरूरी नहीं होता कि आप ट्रेस पासिंग करें, ये जरूरी नहीं होता कि आप गिराव जलाओ करें, ये जरूरी नहीं होता कि आप घर के सामान घरों को लूटना शुरू कर दें और सामान फर्नीचर बाहर निकाल के उसे जलाना शुरू कर दें, ये जरूरी नहीं होता। ये तरबियत हमारी कौम की होनी चाहिए थी, तरबियत हमारी नहीं हुई। चाहे उस दिन पीटीआई के थे, उससे पहले अगर कहीं मुस्लिम लीग नून वालों ने मुजाहरा किया या पीपल्स पार्टी वालों ने मुजाहरा किया, फॉर एग्जांपल बेनज़ीर की शहादत एक बहुत बड़ा वाक़या था। उस दिन जितना पाकिस्तान भर में गिराव जलाव हुआ, जब तक आसिफ ज़रदारी साहब ने बाहर निकल के पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाया कि हाँ पाकिस्तान मंजूर है मुझे और पाकिस्तान के साथ ही हमने जीना मरना है, उस वक्त तक पूरे सिंध में कितना गिराव जलाव हो चुका था और बाकी पाकिस्तान भर में कितना हो चुका था उसका तखमीना मौजूद है तारीख की किताबों में। तो ये गिराव जलाव का उस वक्त भी नहीं होना चाहिए था, अभी 9 मई को भी नहीं होना चाहिए था और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कसूरवार कौन है? हमारा दानिश्वर तबका है, हमारे उलमा हैं, हमारा मीडिया है और सबसे बड़े कसूरवार हमारे सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं और हमारी हुकूमतें हैं जिनके पास इख्तियार रहा है, इख्तियार रहा है और अब भी इख्तियार मौजूद है इनके पास। बारी बारी इन्होंने इख्तियार लिया है, बारी बारी इन्होंने अपने म्यूजिकल चेयर पे बैठे हुए हैं, बारियां बदलते रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने कौम की तरबियत नहीं की, कभी कौम को बताया नहीं है कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है और कि उसका इंजाम क्या होगा। जी फैज़ मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एंड हम 13-14 मिनट ऊपर चले गए अपने टाइम से, मगर फिर भी आपके सवालात का जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तजज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेकिन आपने कोई इश्यूज़ पे, टेक्निकल इश्यूज़ पे, कोई अहम चीज़ों पे कोई बात नहीं की, सिर्फ लोगों को हम तसल्लियाँ ही देते रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ें हैं, असल जो डिटेल खबरें हैं वो तो सारी रह गई। फिर कभी से इंशाल्लाह थर्सडे को फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मगर इन द मीन टाइम आपका अल्लाह हाफिज़ एंड विल टॉक टू यू ऑन Thursday again.